बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम असल बात। मैं आपका मेज़बान मोहम्मद अरसलान फ़ारूक। नाजरीन, आज इमरान खान साहब ने हुकूमत के खिलाफ एक वाइट पेपर जारी किया और उसके अंदर बाकायदा तौर पर बताया कि किस तरह से इन्होंने इकॉनमी को नुकसान पहुंचाया है। इमरान खान साहब के दौर के अंदर इकॉनमी किस तरह से प्रोग्रेस कर रही थी और इनके दौर के अंदर इकॉनमी अब कहाँ पर खड़ी है, उसके तमाम फिगर्स जो हैं वो उन्होंने बताए हैं और उसका पूरा एक वाइट पेपर जो है वो जारी किया गया है। इमरान खान साहब ने जो आज फिगर्स बयान किए और जो इकोनॉमी के ऊपर उन्होंने बात की, इसके ऊपर भी हम आज प्रोग्राम के अंदर बात करेंगे। दूसरा एक पॉलिटिकल मैटर है कि इमरान खान साहब ने ये फैसला किया था कि वो पंजाब की असम्बली को तहलील करेंगे और केपीके की असम्बली को भी तहलील किया जाएगा, लेकिन अब आकर के हमें कुछ ऐसा महसूस होता है जैसे इनके अंदर खाते कोई मुज़ाकरात चल रहे हैं, कोई मामलात तय होने जा रहे हैं, क्योंकि नून लीग ने स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ जो तहरीक अदम एतमाद जमा करवाई थी वो उन्होंने कल वापस ले ली। अब वो जो उन्होंने वापस लिया उसमें जो खबर के तौर पर रिपोर्ट किया जा रहा है वो ये कि जी पीएमएलएन के पास नंबर पूरे नहीं थे, तो इस वजह से उन्होंने वापस लिया। और कुछ हल्के ये कह रहे हैं कि जी चौधरी परवेज इलाही के इलेक्शन के ऊपर फोकस करना है, लेकिन हमारी इतलात ये हैं कि इमरान खान साहब ने अपना फैसला तब्दील कर लिया है और अब उनको नजर आ रहा है कि इकोनॉमी एक सीरियस मसला है। इस वक्त पाकिस्तान जिस जगह पर पहुंच चुका है वहां पे कोई भी अगर इमरान खान साहब ही को अगर हुकूमत दे दी जाए तो इमरान खान साहब भी मामलात को संभाल नहीं पाएंगे, तो लिहाजा फौरी तौर पे आईएमएफ के पास जाना ज़रूरी है और मुल्क की मामलात को सीधा होने के बाद अगर इलेक्शन हो जाते हैं तो फिर नए आने वाली हुकूमत के लिए चैलेंजेस ज़रा कम होंगे। ये बात इमरान खान साहब को या समझा दी गई है या समझ में आ गई है, इसके ऊपर भी आज के प्रोग्राम के अंदर हम बात करेंगे। मैं बहुत मशहूर हूँ, मेरे साथ वीडियो लिंक पर मौजूद हैं सादिया सुहेल राना साहिबा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा हैं, आप पंजाब असम्बली से एमपी भी हैं। बहुत शुक्रिया आपका कि आपने वीडियो लिंक पर मुझे ज्वाइन किया। मुझे स्टूडियोज़ के अंदर ज्वाइन किया है तारिक गिल साहब ने, आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के एमपी हैं, सीनियर रहनुमा है। तारिक गिल साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे ज्वाइन किया। मुझे वीडियो लिंक पर ही ज्वाइन किया है मंजूर मलिक साहब ने, आप इकोनॉमिस्ट हैं। सर, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने खुसूसी तौर पर मुझे ज्वाइन किया। मैं सबसे पहले तारिक गिल साहब आपकी इजाज़त से सादिया सुहेल राना साहिबा से आगाज़ करना चाहूँगा। सादिया साहिबा, इकोनॉमी के चैप्टर के ऊपर बात करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपसे पंजाब असम्बली की तहलील के ऊपर सवाल करना चाहता हूं कि क्या खान साहब अब भी अपने फैसले के ऊपर खड़े हैं, जबकि हमारी इंफॉर्मेशन ये है कि इमरान खान साहब पंजाब असम्बली अब डिसॉल्व करने नहीं जा रहे हैं, आपके कोई मुज़ाकरात चल रहे हैं, बैकडोर चैनल राब्ते बहाल हो चुके हैं और अब फैसला तब्दील हो चुका है। आप इसी फैसले की बुनियाद के ऊपर इन्होंने अपनी अदम एतमाद की तहरीक वापस ली है। व्हाट्स योर टेक ऑन इट? जी असलान, बहुत शुक्रिया। जहां तक बात है कि हम पंजाब असेंबली के फैसले पे खड़े हैं या नहीं खड़े, देखिए इसमें इमरान खान साहब ने दो असेंबलियों को डिसॉल्व करने की जो बात इसीलिए की थी कि इसके पेश नजर ये था कि इस टाइम मुल्क जिस किस्म के माशी बदहाली का शिकार है, उसका वाहिद हल पॉलिटिकल इस्तेकाम है। और देखिए, और उसका जनरल इलेक्शन में अगर जो भी पार्टी हम कहते हैं, हम ये नहीं कहते कि सिर्फ तहरीक इंसाफ, कोई भी पार्टी जो अक्सरियत लेके आती है वो पॉलिसी मेकिंग में खुद मुख्तार होती है, डिसीजन करने में खुद मुख्तार होती है और खुल के मुल्क की फलाह के लिए काम कर सकती है। अच्छा, जहां तक बात है असेंबली के डिसॉल्व होने की, इसमें कोई शक नहीं होती, कोई दूसरी राय नहीं है अरसलान, कि हमेशा जो पॉलिटिकल सिस्टम होता है इसमें बैकडोर राब्ते भी होते हैं, और चीजें डिस्कशन भी होती है, टेबल पे भी मसले हल करने की कोशिश की जा रही होती है। लेकिन अभी तक जो हमें हदायत है वाज़ेह तौर पे वो असेंबली डिसॉल्व करने की है। लेकिन अगर इमरान खान साहब मुल्क की मफादात को पेश नजर रखते हुए इस फैसले में कोई डिले करते हैं या चीज करते हैं, तो मुझे पूरा यानी सादिया साहिबा, आपको ये बात समझ में आना शुरू हो गई है कि मुल्क का मुफाद नहीं होगा अगर आप लोग असम्बलियां डिसॉल्व करेंगे, तो आपकी सियासत तो भले बेहतर हो सकती है लेकिन मुल्क की मुफाद नहीं है। मुल्क का मुफाद इसमें है। अगर सुने अरसलान, देखिए, अगर फौरी तौर पर हम जनरल इलेक्शन में जाते हैं ताकि सियासी इस्तेकाम
तब आपके मुल्क में जब तक सियासी इस्तेकाम नहीं होगा, आपके बाहर से ममालिक आपसे राब्ता नहीं कर रहे, आपके साथ आप कोई भी स्टैंड ले ही नहीं सकते किसी पॉलिसी पे, IMF की हवाले से हो या क्यों। एक चूचू का मुरब्बा है इस टाइम, आपका पूरे पाकिस्तान की गवर्नमेंट देख लें, एक टोला 27 किलोमीटर के वाया पे बैठा है, किसी के पास एक सूबा है, वो भी वाज़ेह अक्सरियत नहीं है कहीं भी, किसी भी इस टाइम हुकूमत सियासी पार्टी के पास वाज़ेह अक्सरियत नहीं है। जो भी पार्टी कोई डिसीजन लेना चाहे, कोई इस मुल्क की बेहतरी के लिए हिकमत अमली अख्तियार करना चाहे, उसको वाज़ेह अक्सरियत इंतहाई जरूरी है। जो मुल्क इस किस्म की बदहाली की तरफ जा रहा है, तो उसमें बड़े फैसले करने होते हैं। बड़े फैसले के लिए अगर आपके साथ कौम खड़ी हो, आपके वाज़ेह अक्सरियत हो, तो आप बेहतर फैसले कर सकते हैं। नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि बड़े फैसले, लेकिन बड़े फैसले तो मैम मुज़ाकरात के जरिए से होते हैं ना, मिल बैठकर फैसले किए जाते हैं, स्टेक होल्डर्स आपस में बैठते हैं, तय करते हैं। आप लोग तो बैठने के लिए तैयार ही नहीं थे, ना माजी में कभी बैठे हैं ना आज, अगर लेकिन फिर खुफिया रास्तों से बैठना, ये तो गैर मुनासिब बात नहीं है। बिल्कुल खुफिया कोई राब्ता नहीं है। हमारी तरफ से डॉक्टर आरिफ अलवी हैं जो इस मुज़ाकरात में आगे हैं, बाकी सबके सामने है। दूसरी बात ये कि बैठे किसके साथ, मुझे बताएं। जो लोग बैठे हैं वो आए थे ये दावा करके कि वो महंगाई को खत्म करेंगे, मुश्किल हालात से निकालेंगे, वो सवाए अपने मुकदमात खत्म करने के, सवाए वो कवानीन की तरमीम जो उनके मुफाद के खिलाफ थी उनको करने के अलावा। ठीक हो गया, उन्होंने किया क्या है। मैं तारिक गिल साहब के पास जाता हूँ। बिल्कुल ठीक है, आप मेरे साथ ही रहे, मैं तारिक गिल साहब के पास जाता हूँ। तारिक गिल साहब, क्या डील हुई है, क्यों अदम एतमाद की तारीख वापस ली है? देखें, मुल्क की मफाद को मद्देनजर रखते हुए अच्छा, अगर हमने अपनी तहरीक जो है वापस ले लिया तो इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नहीं, सबसे पहले क्या मुल्क, मुल्क की मुफाद, सबसे पहले मुल्क और उसके बाद आप और मैं। बिल्कुल ठीक ठीक है, ऐसे ही होना चाहिए। और अब ये जो नहीं, आपका एक जमहूरी राइट था, आपने तहरीक अदम एतमाद जमा करवाई थी, जमहूरी रास्ता था, इसमें मुल्क की मुफाद से क्या? सर देखें, ये जमहूरी रास्ता मुल्क की है, मुफाद कैसे कॉम्प्रोमाइज हो रहा है? लेकिन अगर दूसरे अगर कोई बंदा किसी किस्म की अकड़ में बैठा हुआ है, अगर कोई बंदा ये कहता है जी मेरे बगैर कोई चल ही नहीं सकता, तो ये अगर उसने आके कह दिया कि जनाब हम मिल के काम करेंगे, हमारी भी क्या आदत है, अगर कहते हैं मिल के काम, तो मिल के काम करने में आप लोगों ये को कह रहे हैं या कि मुझे क्या PTI वालों ने आपको कहा है कि आए जी मिल के काम करते हैं, असम्बलियां तहलील नहीं करते, आप अपनी अदम एतमाद की तारीख वापस ले लेंगे, डील हुई ये है। जिसने कहा है ना कि असम्बलियां तहलील करेंगे, ये तो आपको पता है कि असम्बलियां तहलील तो इन्होंने करनी नहीं थी, क्योंकि इनके पास नंबरिंग नहीं थी। इन्होंने अभी इत्तेमाद का वोट लेना था और उसके बाद बात चलनी थी। इनके बाद अपनी नंबरिंग पूरी नहीं थी, तो इन्होंने इत्तेमाद का वोट कहां से लेना है? अदालत ने ये हदायत दी है, इनको डायरेक्शन दी है कि आपने पहले नंबर पे ये अंडरटेकिंग देनी है कि आप असम्बलियां तहलील नहीं करेंगे। 11 जनवरी नंबर वन, वो ये 11 ठीक है ना? जनवरी तक। हाँ जी, उसके बाद 11 जनवरी की बात मैं भी वही कह रहा हूँ। उन्होंने नहीं लिया ना, उन्होंने 11 जनवरी से पहले अब ले लेंगे, 9 जनवरी को उन्होंने कह दिया, लेकिन आपने अदम एतमाद क्यों वापस ली? सर आपकी क्या डील हुई है, ये आप बताएं ना। हमारी क्या डील होनी है? हम तो मुल्की मफाद में इनको यही समझाते रहे कि भी असम्बलियां जो तहलील करके आप लोग भी परेशान होंगे, मुल्क भी परेशान होगा। अच्छा। तो जब ये बात अंडरस्टैंडिंग में हुई है, तो ये क़यादत ने कोई अच्छा फैसला किया, कोई बुरा फैसला नहीं किया। अगर हमने अपना इनके ऊपर, इनके खिलाफ जो हमने अदम इत्तेमाद की जो तहरीक जो जमा कराई थी वो हमने वापस लिए, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नहीं, क्या सर आपने काम किया, आप एक पॉलिटिकल पार्टी हैं, आप लोगों ने बैठकर फैसला करना था कि ये पॉलिटिकल ओपोनेंट है हमारा, इसके खिलाफ हम तहरीक लेके आ रहे हैं, आपकी एक अग्रेसिव पॉलिसी थी, आप उससे बैकआउट होते हैं, तो इससे क्या मुराद लूं मैं, क्या समझूं, एक आम आदमी क्या समझे? नहीं, देखिए, हम बैकआउट इसलिए हुए हैं कि हमें नजर आया कि भी हम ये ना हो कि हम झींगा मछली लेके तो इसमें असेंबली में बैठे रहे कि कभी वो इत्तेमाद का वोट ले, कभी वो ले, कभी वो ले। हमने कहा कि ये सिस्टम जो है ना, इसको क्लियर होना चाहिए। तो क़यादत ने ये फैसला किया है कि पंजाब असेंबली हो, कौमी असेंबली हो, KP की हो, सिंध की हो, हम सब के सब मिलकर इस मुल्क की भलाई के लिए और बेहतर मुस्तकबिल यानी कि आपकी अंदर खाते को मामला तय हो गए हैं, कोई डील चले ना, डील का लफ्ज नहीं इस्तेमाल करते हम कोई और सॉफ्ट लफ्ज इस्तेमाल कर लेते हैं। आपके अंदर खाते को मामला तय हो गए, जिसकी वजह से आप ये तमाम मामला जो है वो क्या मामला क्या तय हो सकते हैं? यही कि वो असेंबली डिसॉल्व नहीं करेंगे। तो ये नहीं, उन्होंने करनी नहीं है, उनके पास ये अख्तियार नहीं होता। करें या ना करें, अगर वो वज़ीर आला साहब पहले तो वज़ीर आला साहब अपना वोट लेंगे, उसके बाद अलग बात है। सर वो करे ना करे, वो एक उनका मैटर है ना।
आपका कंसर्न क्या है? आपने क्यों वापस ली? हमने आप मुकाबला करें, लड़े आप। क्यों आप फजूल एक लड़ने aggressive का? policy। जब एक वजीर आला ये बात अंडरटेकिंग में दे देता है कि हम ये असम्बलियां डिसॉल्व नहीं करेंगे। सर वो 11 जनवरी तक है सर, आप इतना ओवर स्मार्ट क्यों प्ले कर रहे हैं? वो 11 जनवरी तक लिखा है उन्होंने। तो मैंने क्या कहा कि भी मैं पीछे जा रहा हूं, मैं भी उसी की बात कर रहा हूं। आपका मौकफ आ गया। मंजूर मलिक साहब के पास मुझे जानने दें। मंजूर साहब, सर गुजारिश ये है कि आज एक वाइट पेपर शाया किया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, और मौजूदा हुकूमत के मुतल्लिक उन्होंने कुछ फिगर्स दिए, उन्होंने अपने हुकूमत की कारकर्दगी कुछ बयान की। मैं आपके सामने 2-3 चीज़ें जो हैं वो रख देता हूँ, फिर आपने इसके ऊपर ओवरऑल कमेंट करना है कि इस वाइट पेपर के अंदर कितनी सदाकत है। सर वो कहते हैं, शौकत तरीन साहब कहते हैं कि हमने GDP 72% इंक्रीज की, पाकिस्तानी रुपया 23% ओवर वैल्यू किया। 2013 से 18 तक नून लीग ने सिर्फ बातें की हैं, प्रैक्टिकल वर्क उनका कुछ नहीं था। नून लीग की 8 माह की हुकूमत के दौरान महंगाई में 45% तक इजाफा हुआ है। आप क्या समझते हैं सर कि ये जितनी बातें वो कर रहे हैं, इसमें डिटेल्स और भी है जो पर्टिकुलरली महंगाई से मुतल्लिक है। एक तो वाइट पेपर के मुतल्लिक आपने कमेंट करना है कि ये वाइट पेपर इनका शाया किया जाना जो है वो 8 माह की कारकर्दगी को सामने रखते हुए, क्या ये एक जायज़ पेपर है, या 8 माह की कारकर्दगी तो पिछली कारकर्दगी की कंटिन्यूटी थी और इनके ऊपर इतना इम्पैक्ट नहीं आता? सर व्हाट्स योर टेक ऑन इट? अरसलान, बहुत शुक्रिया। देखें, पाकिस्तान की इकोनॉमी कंट्रोल्ड इकोनॉमी है। इसके अंदर हुकूमत की इन्वॉल्वमेंट, ये जो हम कहते हैं ना पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होगी, ये इस बात की जो है वो दलील है कि हमने कभी लोगों को काम करने की ओपन इजाजत दी थी। हमने टैलेंट बेस्ड इकोनॉमी को नहीं बनाया, कॉर्पोरेट इकोनॉमी को नहीं बनाया। इसलिए ये मैं समझता हूँ कि वाइट पेपर देना ये एक पॉलिटिकल शोशा तो हो सकता है। और नून लीग की गवर्नमेंट ने भी कोई ऐसी कारकर्दगी नहीं दिखाई। ये सिर्फ होता ये है कि जो लोग पॉलिटिकल इन्वेस्टमेंट करते हैं उनको आप SRO दे देते हैं, उनको आप स्पेशल डिस्काउंट्स दे देते हैं, उनको आप, और बाकी ओवरऑल गुर्बत फैलती है। मुझे ये बताएं कि किस दौर में गुर्बत कम हुई है और किस, यानी आप इस पेपर को पॉलिटिकल शोशा कह रहे हैं? ये जो इसमें दिए जाने वाले फिगर्स हैं ये कोई मैच्योर फिगर्स नहीं है आपके नजदीक? इसके ऊपर बैठ के वर्किंग होनी चाहिए ना सर। हम तो दादोशुमार की बात नहीं करते, हम तो रियलिटी जो एप्लीकेशन है उसकी बात करते हैं। फर्ज करें कि अगर मैंने 1% के ऊपर 10 साल के लिए लोगों को फिक्स करके 1.5% के ऊपर मार्कअप पे लोन दे दिया तो इकोनॉमिक एक्टिविटी तो बढ़ गई होगी उस वक्त। लेकिन उसका फिर इम्पैक्ट क्या आया कि आपका जो 7% मार्कअप था वो जाके 13-14% में चला गया काइबर जो है। और उसके बाद बैंकों ने अपने चार्जेस बढ़ा दिए। आज आपके पास पैसे नहीं है लोगों को देने के लिए। और आपने देखा नहीं है कि आपके मुल्क के अंदर जो प्रोडक्शन है कॉटन की वो है 70 लाख बेल, और जबकि मशीनरी आपने लगवा दी है 1,90,00,000 बेल की। तो किस तरह आपने मिसमैच की है चीजों को। देखिए, मेरे घर में जरूरत है सारी चीजों की, मैं क्या करता हूँ बेकरी से ब्रेड के 200 पीस उठा लाता हूँ। तो ये इकोनॉमी नहीं है। आने को तो आ गए, उस दुकानदार को पैसे मिल गए, मेरे घर में ब्रेड आ गई। मसला ये है कि हमें इकोनॉमिक मॉडल में एजुकेशन के लिए, टेक्निकल वोकेशनल एजुकेशन के लिए लोगों की ओपन कॉम्पिटिटिव इकोनॉमी के तौर पे लेके जाना था, जो मार्केट में हमेशा के लिए एक और टैलेंट बेस्ड इकोनॉमी होती, और जहां से दुनिया से हमें सस्ते मटेरियल मिलते हम ले सकते। ठीक है। आपने ऐसा तो कोई काम ही नहीं किया। 50 साल होने को हैं आपके कॉन्स्टिट्यूशन को बने हुए, जो 73 का है। आप इसकी कितनी शिकें सस्पेंड करके बैठे हुए हैं। तो उसके नतीजे में आपने स्वाबदीदी इख्तियारात दिए हुए हैं। इसलिए पॉलिटिशियन होने से मुझे वहाँ लेवरेज मिलेगा, ये पॉलिटिशियन मेरा नहीं होगा तो मुझे पनिश कर दिया जाएगा या मुझे केसेस में इन्वॉल्व कर दिया जाएगा। मैं कहता हूँ एक वाइट पेपर इस पे भी आना है कि ये वापस आके, जब नून लीग भी वापस आई है तो नून लीग ने जिन लोगों ने इनके साथ नॉन कॉन्स्टिट्यूशन इकदाम किए, जिन केसेस के ऊपर इनको ये कहते हैं हमें रगड़ा लगा, उसको क्यों नहीं इन्वेस्टिगेट किया? ठीक है। रहे हैं इनको भी इदारों में बहुत सारे इतराजात हैं, ये क्यों नहीं खड़े होकर कहते कि इन इदारों में ये खामियां है और ये कॉन्स्टिट्यूशन से ओवर जाके काम करते हैं। हमने कभी कॉन्स्टिट्यूशन को तो अप्लाई नहीं किया। ठीक हो गया सर, आपका नुक्ता आ गया, मुझे एक ब्रेक पे जाना है।
मलिक साहब, मुझे एक ब्रेक पे जाना है, मैं ब्रेक से वापस आता हूं तो फिर मैं सादिया सुहेल राना साहब के सामने रखूंगा कि आज वफाकी हुकूमत ने एक बड़ा फैसला किया और अद्वियात की कीमतों में 30% तक कमी की और एक एनर्जी पॉलिसी भी उन्होंने अपनाई है जिसके अंदर उन्होंने मार्केटों को 8:30 बजे बंद करने का फैसला किया है। लेकिन पंजाब ने इस हुक्म को मानने से इनकार कर दिया है। तो क्या मुल्की मुफाद के अंदर इस हुक्म को इम्प्लीमेंट करवाना जरूरी नहीं है? क्यों करके पंजाब हुकूमत इस फैसले के खिलाफ खड़ी हुई है? एक ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ रहिएगा जी। वेलकम बैक नाजरीन। सादिया सुहेल राना साहिबा, एक तो वफाकी हुकूमत ने आज बड़ा फैसला किया और अद्वियात की कीमतों में 30% तक कमी की मंजूरी दी है, क्या आप इस फैसले को अप्रिशिएट करती हैं? दूसरा, आज एक और पॉलिसी अडॉप्ट करने का फैसला हुआ कि हमें अपनी एनर्जी को बचाना है, उसकी वेस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा हो रही है, उसको बचाना है। तो उसके लिए कुछ शेड्यूलिंग थी जिसमें 10 बजे तक शादी हॉल्स का टाइम रखा गया था और मार्केट्स का टाइम 8:30 बजे तक रखा गया था। लेकिन अब पंजाब हुकूमत इस फैसले को मानने से इनकार कर रही है। क्या मुल्की मुफाद के अंदर एनर्जी बचाना ये मुल्क की ज़रूरत नहीं है? और वो बचाएंगे तो यकीनन उसका इम्पैक्ट आएगा और फिर वही कुछ होगा कि हमारी इकोनॉमी बेहतरी की तरफ जाएगी। तो पंजाब हुकूमत क्यों करके इस फैसले के साथ नहीं खड़ी? अरसलान, सबसे बड़ी बात यह है कि एनर्जी बचाने के लिए आप लोगों का कारोबार का जो है रहा उसको आप उनके कारोबार को और डैमेज कर रहे हैं। ताजरान इस चीज पे बिल्कुल इसको एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। दूसरा, एनर्जी को बचाने का बेहतरीन तरीका ये है कि हम अल्टरनेटिव एनर्जी के तरीकों पे जाएं। पूरी दुनिया अल्टरनेटिव एनर्जी के सोर्सेज को देख रही है, उसको अपना रही है, इवन कचरे से भी एनर्जी पैदा कर रही है। हम लोग आपको ना सोलर पे लोग शिफ्ट हो रहे हैं, हवा पे शिफ्ट हो रहे हैं, जो आपके सिस्टम है। हम इसी एनर्जी को बैठ के रो रहे हैं। इसमें हम लोग जो जिनके पास आगे कारोबारी जिंदगी नहीं है, हम कहते हैं तुम दुकानें बंद कर दो, कारोबार भी बंद कर दो। हम अपनी जिंदगी को नहीं मैम, ये रैशनल अप्रोच नहीं है। नहीं, ये रैशनल अप्रोच नहीं है कि दिन की रोशनी से फायदा उठाया जाए। देखिए, रैशनल अप्रोच है, लेकिन आप पूरा सिस्टम देखिए ना। आप घर पार का जो सिस्टम, लोग अपनी मुलाजमतों पे जाते हैं, दफ्तर से घर आते हैं तो अपने अहले खाना को के साथ बाजार में जाते हैं। या हमारे यहाँ कितनी खवातीन इंडिपेंडेंट है जो अकेले जा सकती हैं। एक सिस्टम है लाइफ का। पूरी दुनिया में अगर ये सिस्टम को एक बनाते हैं पूरे माशरे में, यहाँ 11 बजे से पहले तो लोग दुकानें खोलते नहीं है। उसके बाद जो आप मैम, एक यूनिफॉर्म पॉलिसी डिजाइन करने की जरूरत है ना। ताजरों को डिस्टर्ब करके, एक छोटे बिजनेसमैन को डिस्टर्ब करके एनर्जी सेव करने का अब आज ये मौका है, ये वक्त है। खुदारा इस दकियानूसी सिस्टम से निकले। मैं मंजूर साहब की बातों पर मैं बहुत ज्यादा इनको सेकंड करती हूँ कि पॉलिटिकल हम लोग गेमिंग से निकल आए ना बाहर। तो इसलिए कि आजकल हमने स्किल एजुकेशन पे कितना काम किया है। हम वो नौकरियों के पीछे रो रहे हैं, हम स्किल एजुकेशन लोगों को हुनर नहीं देते। डिग्रियां लेके हमारे डॉक्टर इंजीनियर फारिग बैठे हैं, लेकिन हम स्किल एजुकेशन पे, इन चीजों पे हम अल्टरनेटिव जो अपनी इकोनॉमिकल स्टेटस है उस हम आज तक कपास को रॉ भेज देश हमारा ही वो को सादिया साहिबा, पंजाब में पिछले 5 साल से आपकी हुकूमत है। वफाक के अंदर 3.5 साल आप रहे, केपीके के अंदर 10 साल से हुकूमत कर रहे हैं। तो ये काम कौन करने से मना करता है? अरसलान देखे, बिल्कुल मैं आपकी बात हूं। मैं ना, वो आपको पता है मेरा, अब मैं वर्कर और मैं पाकिस्तान इज लव दुनिया में। और बात यह है कि हमारे यहाँ जो एक एजुकेशन का सिस्टम है उसमें अगर किसी ने तब्दीली की बात की है तो वाहिद हमारी पार्टी ने आपको कहा है इंफ्रास्ट्रक्चर को इवनिंग टाइम स्किल एजुकेशन के लिए आप इस्तेमाल करें और इसी तमाम चीजों को इस अल्टरनेटिव। लेकिन हमारे सिस्टम में, पूरे सिस्टम की चेंज के लिए यू नीड सम एफर्ट। आज सियासी पार्टी अपने अपने जाती एजेंडे से निकलकर अगर इस मुल्क की फलाह और बहबूद चीज है तो उन्हें एनर्जी पे काम करना चाहिए। तो मैम फिर इस फैसले की तायद करें ना। हमें किस पंजाब की आबादी 12.5 करोड़ आबादी है, आधे से ज्यादा पाकिस्तान पंजाब में बसता है। टमाटर आलू हम इंडिया से लेते थे।
हमें अपने किसान के लिए काम करने की जरूरत है। ज़रूरी जो लेटेस्ट इक्विपमेंट्स आ रहे हैं जिसमें पानी कम, और अपने जो हमारा एंड टेल पे बैठा है छोटा किसान, उसको इम्पावर करें। छोड़ दें अब ये आपस की जंगें, लड़ाइयां। बैठे खुदारा अपने मुकदमात से निकल के अवाम के मुकदमात की फैसले करें। जिंदगी में इन चीजों से बढ़कर बहुत मैं आपसे यही तो अर्ज कर रहा हूं, मैं यही तो अर्ज कर रहा हूं कि अगर कोई वफाकी हुकूमत फैसला कर रही है और वो मुल्की मुफाद के अंदर फैसला है, दिन की रोशनी से फायदा उठाने में क्या कबाहत है, क्या हर्ज है? बैठ के फैसला कर लें, क्यों मुखालफत कर रहे हैं? नहीं, ये मुल्की मफाद में नहीं है, ये पॉलिटिकल स्टंट्स हैं। हमें देर पा फैसले देके हम टेम्परेरी मेजर्स लेते हैं। पॉलिटिकल स्टंट्स हैं। चलें, दूसरा इसको तो अप्रिशिएट करती है ना मैम अद्वियात की कीमतें कम की हैं, अप्रिशिएट करती हैं इस बात को? फेडरल के बाद सुने, अद्वैयात की कीमत, जब एक बंदे की, कितने लोगों को अद्वैयात की क्या कीमत कम की है मुझे अंदाजा है। जब तक आप रोटी नहीं मिल रही, ब्लड प्रेशर, कैंसर और आंखों की बीमारियों से मुतल्लिक अद्वियात की कीमतें कम की गई हैं। सुने, उसको पहले आप पेट भर रोटी तो देना यार। रोटी नहीं दे रहे आप, सब्जी नहीं दे रहे, दाल नहीं खा सक रहा, गोश्त तो तसव्वुर नहीं कर सकता, उसको आप अच्छी खुराक दे दे, वो बीमारी नहीं होगा, बीमार नहीं होगा। बिल्कुल ठीक है, आपका मौकफ आ गया मैम, आपका मौकफ आ गया। तारिक गिल साहब के पास जाने थे मुझे। तारिक गिल साहब, तबाही मचा दी आपने मुल्क के अंदर। अद्वियात की कीमतें ये पीनट से मुतल्लिका है। आपने जो खाने के लिए आटा है उसकी कीमतों के अंदर आपने 86% इजाफा किया है। आपने पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ा दी, चावल की कीमत में 60% आपने इजाफा कर दिया, दूध की कीमत में 28% इजाफा कर दिया, गोश्त खाने वाला वो 17% उसके अंदर इजाफा कर दिया, अंडे की कीमत में 115% इजाफा कर दिया है, टमाटर 34% इजाफा कर दिया, प्याज 338% आपने महंगा कर दिया है। ये कितना जुल्म कर रहे हैं आप पाकिस्तानी कौम के साथ। को खुदा का खौफ करें, आपके तो घर में चूल्हे जलते हैं माशाल्लाह, अल्लाह इसी तरह चलाए रखे। आम गरीब आदमी का चूल्हा बंद कर दिया आप लोगों ने। हाँ, मैं यही तो समझा रहा हूँ कि अगर हमने आलू की कीमत बढ़ा दी है, अगर हमने मटर की कीमत बढ़ा दी है, तो ये किसका नुकसान कर रहे हैं? हम पब्लिक का नुकसान कर रहे हैं। तो मैं अपनी प्यारी बहन को ये बताना चाहता हूँ, क्योंकि ये बड़ी सीनियर पॉलिटिशियन है और ये बहुत एक अच्छी खातून है, जिसका किरदार भी और जिसकी जो बातें हैं ना, ये मुझे पसंद रहती है हमेशा ही, और ये अच्छी बात है। लेकिन इसको मैं असेंबली में बारह लड़ते रहते हैं आप लोग। नहीं, मैं कभी नहीं इनके साथ ही लड़ा। मैं इनके साथ ही लड़ा। ये बड़ी प्यारी बहन है और ये अच्छी सोच की मालिक है। मैं अपनी प्यारी बहन को यही कहना चाहता हूँ कि ये जो आटे का रेट बढ़ाया, ये जो नान का रेट बढ़ाया, ये जो रोटी का रेट बढ़ाया, ये जो सब्जियों का रेट बढ़ाया, ये जो प्राइस लिस्ट आपने भिजवाई है मार्केट में, और मुझे सिर्फ ये बता दें कि पंजाब हुकूमत क्या क्या बढ़ाएगी। अगर आप कहते हैं कि ये दवाई हमने कम की, फेडरल ने, अगर वफाक ने दवाई की कीमत 30% कम की है, तो आप ये भी कहती हैं कि भाई ये जो है ना दवाइयां, ये पंजाब हुकूमत बढ़ा रही है कीमतें। बढ़ाई नहीं है, ये कम की है। वो तो अद्वियात आपने कम की है। ये जो सारा आटा, घी, दाल, चीनी, ये सारी सूबाई हुकूमत में आएगी सर। अच्छा। हाँ जी, सूबाई हुकूमत का ये काम है कि ये वो अपनी प्राइस कंट्रोल को कंट्रोल करे, और ये नहीं है कि भी आप अपने घरों में बैठे रहें। आज बड़ी सर्दी है, हम घरों से बाहर नहीं निकलेंगे। जब तक मेंबर, जो हुकूमत का मेंबर है, अगर वो बाहर नहीं निकलेगा, मार्केट में नहीं जाएगा और लोगों की जो तकालीफ है उस पर गौर नहीं करेगा, तो रेट ऑटोमेटिकली बढ़ते जाएंगे। जब आप डीसी को, एसी को, मजिस्ट्रेट को कंट्रोल नहीं करेंगे, उनकी खींचातानी नहीं करेंगे, उनको नहीं समझाएंगे, कंट्रोल कमेटियां क्या करेंगी सर? जब वफाक जो है वो ऐसी यूनिफॉर्म पॉलिसी डिजाइन नहीं करेगा जिसका इम्पैक्ट नीचे तक नहीं आएगा। ने अगर कोई इनको पॉलिसी दी है कि आप इस पे काम करें, तो इन्होंने ना मानने वाली बात करनी है। इन्होंने कहना जी वफाक ने ये कह दिया, वफाक ने ये कैंसर की जो दवाई है इसके अंदर कमी कर दी है, ये इनका नंबर बन जाएगा। भाई नंबरबाजी की बात नहीं है, बात है कि हमने पब्लिक को रिलीफ देना है, हमने पब्लिक की बात करनी है, हमने पब्लिक की सोच के मुताबिक अपनी जिंदगी और उनकी जिंदगी को बहाल करना है। मंजूर मलिक साहब, सर पहले तो ये गुत्थी सुलझा दें जरा कि महंगाई, इन्फ्लेशन जो है वो जिम्मेदारी किसके कंधों पर डलती है? पंजाब हुकूमत अगर वफाक के कहने के ऊपर इंप्लीमेंट नहीं करती, तो इंप्लीमेंटेशन में रहते हुए अगर वो नहीं करते तो वो इसके कितने जिम्मेदार ठहरते हैं? दूसरा सर, कि इन्फ्लेशन का ताल्लुक किस हुकूमत से है? क्या ये फेडरल सब्जेक्ट है या प्रोविंशियल सब्जेक्ट है?
अरसलान देखें, स्टेट में बात यह है कि सियासत अपनी जगह पे सब लोग करें। सियासत लोगों की कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए करें तो अच्छी लगती है, लोगों के मसाइल को हल करने की तरफ करें और अपने इख्तियारात को कम करने की तरफ करें तो अच्छी बात है। देखें, दो चीजें हैं। पहली बात यह है कि दुनिया में ये देखा जाता है कि अफरात-ए-ज़र क्यों पैदा होता है और फिर अफरात-ए-ज़र को कंट्रोल करने के तरीकेकार क्या हैं। वो स्टैंडर्डाइज्ड हैं, उसके लिए हम सियासत करते रहें तो बयानबाजी हो जाएगी। दूसरी बात यह है कि आपने जो प्राइसेस कंट्रोल करनी है उसका ताल्लुक प्रोडक्शन के साथ है। आप मुझे बताएं कि आप बिजली को मार्केटों को कह रहे हैं कि बिजली का कंट्रोल के लिए या हमें ऑयल ना इंपोर्ट करना पड़े, हम उसको करते हैं कंट्रोल टाइमिंग के हिसाब से। तो क्या आप टाइमिंग के ओवर बिजली इंडस्ट्री को दे रहे हैं? आप इंडस्ट्री को भी उसी तरह लोड शेडिंग कर रहे हैं, हफ्ते में एक दिन पूरा पूरा बंद रखते हैं और मुझे कहते हैं जी कि मुलाजिम को आपने 25,000 रुपए कम से कम तनख्वाह दे दी, आउटपुट उसकी जीरो करते जा रहे हैं। सर वो एनर्जी यहाँ से बचाएंगे ना, उधर देंगे फिर। नहीं सर, नहीं हो रहा ना, ऐसा नहीं हो रहा ना। आप अपने पहले इंफ्रास्ट्रक्चर को समझें। चाहे वो नून लीग ने गलतियां की हैं, हमें खुल के मान लेनी चाहिए। इन्हें क्या जरूरत थी कि स्टेट गारंटीज के ऊपर जाके तो बिजली पैदा करते और उसके बाद ऑयल उनको देते और उनको अनऑडिटेड छोड़ देते। फिर इमरान खान साहब ने उनके साथ रिकॉन्ट्रैक्ट किए, उन्होंने भी वही गलतियां की जो नून लीग ने की, नून लीग ने भी वो गलतियां की जो पीपल्स पार्टी ने की। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान में लोगों को खाने कमाने के काबिल करें, डिपेंडेंसी से बाहर निकालें। और जब तक आप उन्हें अच्छा फूड, देखिए पार्क बनाने में क्या इतराज है? मुझे लाहौर में बता दें कि वो कौन सा एरिया जहां से एक एरिया से दूसरे एरिया तक मैं पैदल जा सकता हूँ। आपने हर जगह पे कंक्रीट कंक्रीट करके लोगों को बीमारियों की तरफ धकेला। आप 50 हॉस्पिटल बना देंगे। आज पाकिस्तान में सबसे अच्छा बिजनेस कौन सा है? आज सबसे अच्छा बिजनेस पाकिस्तान में समझा जाता है जिसको हम हेल्थ केयर कहते हैं। यू अर्न बिलियंस। स्टेट प्रॉपर्टी के बाद सेकंड हाईएस्ट बिजनेस प्रॉफिटेबल जो है ना वो बिल्कुल ऐसे ही है। है। देखिए, हमें ये पहले सेंस करनी चाहिए कि हम इस मुल्क की बात जरूर करते हैं बट इस मुल्क के लिए कुछ नहीं करना चाहिए। ऐसा इस मुल्क की बात जरूर करते हैं खित्ते के लिए, इस मुल्क के अवाम की बात नहीं करते, उनकी फलाह की बात नहीं करते, उनकी एजुकेशन की बात नहीं करते, उनके रोजगार की बात नहीं करते। आप मार्केट से गुजरते हैं, इंक्रोचमेंट 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 नजर आती है। देखिए, वो इंक्रोचमेंट इसलिए नजर आती है कि आप इंडस्ट्री को चलने नहीं देते, आप एडवांस टैक्स के सारे लोगों को मार देते हैं, एफबीआर के रिफॉर्म करने को तैयार नहीं है कोई भी गवर्नमेंट हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमने ये तय किया हुआ है कि जो बंदा बिजनेस करना चाहे उसके लिए तो हमने थोड़े बहुत स्मगलर्स को थोड़ा सा और लोगों को oblige कर दिया और बाकी हमने सबका गला दबा के रखा हुआ है। सर ये मंजूर मलिक साहब, ये टेक्नोक्रेट्स के पास भी मसाइल का हल मौजूद है। ये बाज़गश्त इस वक्त मौजूद है मार्केट के अंदर, ये बात फैली हुई है कि जी चंद एक इकोनॉमिस्ट को इकट्ठा करके और फिर एक हुकूमत बना दी जाए और वो मुश्किल फैसले ले। सर, कुछ भी नहीं होने वाला, सिर्फ सवाई इस काम के कि आप अपनी गवर्नमेंट की जो पावर्स हैं उसको विड्रॉल करें और कोऑपरेटिव जो है ना उस यानी मिल के काम करने के जो जराए होते हैं उसके लिए गवर्नमेंट अपने एसओपी दे और गवर्नमेंट पीछे बैठ के सिर्फ मेरी इनकम के ऊपर टैक्स ले और सेल टैक्स को एट द टाइम ऑफ रिटेल ले जाए और डिस्क्रिप्शन खत्म कर दें जो डिस्क्रिमिनेशन करती है। 3 स्टेप लेने से अरसलान ये मुल्क भागेगा, चाहे पॉलिटिशियन एक दूसरे का कत्ल कर दें तौबा नाउजुबिल्लाह, तो भी मुल्क को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा सर, मुझे एक ब्रेक पे जाना है, मुझे एक ब्रेक पे जाना है। मुझे सिर्फ मुख्तसरन वन लाइनर इनके सवाल का जवाब तो दे दें कि महंगाई किसका सब्जेक्ट है सर, प्रोविंशियल है या फेडरल है? सर, जो प्रोडक्शन के हिसाब से देखा जाए तो फेडरल का बनता है और फिर उसकी मार्केटिंग के हिसाब से देखा जाए तो सूबाई बनता है, यानी दोनों जिम्मेदार हैं। कंट्रोल कमेटी इनके पास है। बिल्कुल ठीक हो गया सर। मुझे एक ब्रेक पे जाना है जी, एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन। ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर कुछ और मौजूदात हैं उनके ऊपर सादिया सुहेल राना साहिबा से के सामने सवाल रखूंगा। एक ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ रहिएगा जी। वेलकम बैक नाज़रीन। सादिया सुहेल राना साहिबा, मैम गुजारिश ये है कि आप लोग अब इक़्तिदार में ज़ाहिर है वफाक में नहीं है, तो वफाक के अंदर रहते हुए जितना आप लोगों ने काम किया, एक वक्त था कि इमरान खान साहब खुद उसकी जिम्मेदारी लिया करते थे, लेकिन आज वो अपनी तमाम नाकामियां जनरल बाजवा के सर डाल रहे हैं और इस्टेब्लिशमेंट को मोर्द इल्ज़ाम ठहराते हैं। वो कहते हैं कि उनके नज़दीक एहतसाब उनकी तरजीहात में शामिल था, लेकिन जनरल बाजवा के नज़दीक एहतसाब उनकी तरजीहात में शामिल नहीं था, जिसकी वजह से मसाइल ने जन्म लिया। तो एक प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन के ऊपर बैठा हुआ शख्स, वो अगर मामलात का खुद जिम्मेदार नहीं है और वो कठपुतली है और वो किसी और के कहने पे काम कर रहा है, तो ये एक बहुत बड़ी नाकामी तस्वर होता है।
आप चूंकि पीटीआई की गो के आप वर्कर हैं, लेकिन आप क्या समझती हैं कि गलतियां हुई हैं आप लोगों से, ये गलतियां नहीं होनी चाहिए थी, प्राइम मिनिस्टर ही को अल्टीमेटली जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए, ना कि किसी और के कंधे के ऊपर रखकर अपनी नाकामियां जो हैं वो छुपाई जाएं? मेरे ख्याल में हमारे मुल्क की बदकिस्मती यही है कि इसमें पूरे सिस्टम में हमेशा अदारों की मुदाखलत बहुत ज्यादा रही। आज ये वाहिद प्राइम मिनिस्टर है जो खुलकर नाम ले रहा है, बता रहे हैं कि कौन से अदारे हैं जो आपको अपाहिज कर देते हैं। अब इमरान खान साहब दो तिहाई अक्सरियत की इतनी जोर क्यों दे रहे हैं? हुकूमत तो हुकूमत होती है, लेकिन उसकी वजह यह होती है कि जब आप अक्सरियत के साथ नहीं आते और इसमें आपके साथ अदारों की मुदाखलत भी इतनी होती है जो कि नहीं होनी चाहिए। जो आइन की बात अभी मंजूर साहब कर रहे थे कि हमने जो अपने आइन को एक मुकद्दस किताब बना के रख दिया हुआ है और उसकी पावर सही मायनों में जो पॉलिटिकली यूज होनी चाहिए वो नहीं हो रही, इसका इमरान खान साहब ने जो आज बातें कर रहे हैं, मेरे ख्याल में इस बातें करने के लिए भी, ये बताने के लिए भी, ये सच बोलने के लिए भी एक दलेर और बाहिम्मत और सच्चा इंसान ही होना चाहिए। नहीं मैम, हमें हमें नवाज शरीफ साहब भी माजी के अंदर अग्रेसिव पॉलिसी अपनाते हुए नजर आए हैं। खलाई मखलूक का जिक्र वो किया करते थे, वो भी इसी तरह डिक्टेटर्स को ललकारा करते थे। लेकिन आपके दौर के अंदर तो ये बिल्कुल मुख्तलिफ हो रहा है कि आप लोग एक ही आदमी को हर काम का जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। देखिए, बात यह है कि नवाज शरीफ साहब की और हमारे में फर्क ये है, नवाज शरीफ साहब जो जमात है वो इन्हीं की मरहून मिन्नत थी, जनरल ज़ियाउल हक साहब की पैदावार थी, जो खुद इसी प्रोसीजर से होके आए। हमारी एक तहरीक है जो एक नजरिए पे, एक विजन पे बनी। इमरान खान साहब एक शख्स का नाम इसलिए ले रहे हैं कि इस टाइम जो भी मसाइल हैं, जो भी मुश्किलात हैं, वो उसी एक शख्स की वजह से हैं। अगर वो बैलेंस रखते चीजों को। मैम यही तो सवाल है, मैम यही तो सवाल है कि क्यों इक्तदार में थे फिर आप लोग? इमरान खान साहब इतने मजबूर इसलिए थे, फिर भी उन्होंने जितना ज्यादा स्टैंड लिया, उनके स्टैंड ही की वजह से तो प्रॉब्लम आई। वो वाहिद शख्स है जो अक़वाम मुत्तहिदा में खड़े होके हक की बात करता रहा, जिसने एब्सोल्युटली नॉट कहा और ये दिखाई हिम्मत और जुर्रत। इसी वजह से तो यही तो प्रॉब्लम है जो शब खून मारा गया उसके इक़्तिदार पे, क्योंकि वो वाहिद शख्स है कि जो बोलना शुरू हो गया, जो खड़ा होना शुरू हो गया, जो ललकारना शुरू हो गया इस सिस्टम को। जो सिस्टम को ललकारता है उसको या तो ही गोली मार। मैम ललकारना उस वक्त होता है जब 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 आपके पास पावर हो। प्राइम मिनिस्टर थे ना, वो बॉस थे वो, और बॉस रहते हुए अगर एहतसाब नहीं कर पा रहे थे तो उस वक्त उनका ललकारना बनता था। आज ललकारने से क्या फायदा? जनरल बाजवा माजी का हिस्सा बन चुके। अरसलान साहब, जित ललकारा है तो उतारा गया ना, सिस्टम में रहते भी ललकारा है। आप भी मासूम तो नहीं है, पता तो आपको भी सभी कुछ है। अगर वो ना ललकारते, खुशामद करते, उनको राजी रखते तो हुकूमत में होते। क्यों उतारे जाते रातों रात? यानी आप लोग ये कह रहे हैं कि ठीक है, ये बड़ेपन का मुजाहरा आप लोग कर रहे हैं कि जो आज अपनी खामियों को तस्लीम कर रहे हैं और आइंदा आप लोग इस तरह की खामियां फिर नहीं दोहराएंगे। ये पॉलिटिकली सिस्टम को सूट नहीं करता। देखिए, ये तो अब तो ये सिस्टम हमें एक्सेप्टेबल ही नहीं है। इससे बेहतर है इंसान बाहर बैठ जाए, ऑपोजिशन में बैठ जाए, लेकिन कंप्रोमाइज्ड गवर्नमेंट बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। ठीक हो गया। मैं तारिक गिल साहब के पास जाना चाहूंगा। तारिक गिल साहब, गुजारिश ये है कि ये जनरल बाजवा से अगर उनके कोई वर्किंग रिलेशनशिप बेहतर नहीं थे तो वो इस बात की खुले दिल से तस्लीम कर रहे हैं, जुर्रत का मुजाहरा कर रहे हैं, नाम भी ले रहे हैं। आप लोगों में तो इतनी भी जरूरत नहीं थी कि हकाइक सही मानों के अंदर, माजी के अंदर बयान कर सकते। कभी खलाई मखलूक की बात करते थे और कभी किसी और की बात करते थे। तो अपनी गलती को तस्लीम करना भी ये बड़ेपन का मुजाहरा होता है। सबसे पहली बात तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये बयानिया जो है ना, ये जो ये बता रहे हैं, ये बयानिया हमारे लीडर का, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का था, और उन्होंने कहा था कि वोट को इज्जत दो। जब वोट की बात करते थे, जब इज्जत की बात करते थे, जब पब्लिक की बात करते थे, तो जो लोग ये टिचकरे करते थे। और इनके लिए उस वक्त बाजवा साहब जो है ना, हाँ, ये उनके लिए ये जो बाजवा साहब है ना, इनका सब कुछ वही थे। अच्छा। यानी कि जब वो उनकी रिटायरमेंट का वक्त आ गया तो इन्होंने एक्सटेंशन ले ली। हाँ। इन्होंने असेंबली के अंदर इन्होंने एक्सटेंड किया कि ये 2 साल के लिए दोबारा हम दे देते हैं, तो या 6 माह के लिए दोबारा दे देती हैं, 1 साल के लिए दोबारा दे देते हैं। तो इस वक्त वो प्यारे बाजवा साहब थे,
उस वक्त ये हमारे जो सिपा सलार थे, जो हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, वो इनके बड़े ही प्यारे और बहुत ही मौसम थे। तो और ये इन लोगों की कह रहे हैं सर, तो हाँ, तो अब बात कर रहे हैं, अब जब उन्होंने जब हमने एक्सटेंशन दे दी तो उनका फेस कोई और नहीं, था। फेस और नहीं था, फेस उनका वही था, उनका फेस नहीं बदला। वो फौजी थे और उन्होंने फौज की बात करनी थी, उन्होंने मुल्क की सरहदों की तहफ़्फ़ुज़ की बात करनी थी, उन्होंने मुल्क की बेहतरी की बात ये वही जनरल बाजवा हैं जिनके मुतालिक नवाज शरीफ ये मैं आपको यही बात कर रहा हूं। उस वक्त इनके लिए, उस वक्त इनके जो लीडर हैं इमरान खान साहब, उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से बात उनके साथ की और उनको एक्सटेंशन दे दी। जब हमारे लीडर का ये बयानिया था, जब उन्होंने ये बात कही कि भाई अब ये काम ऐसे नहीं चलेगा, तो फिर इनको बाजवा साहब जो ना वो गलत नजर आए। तो जब ये बाजवा साहब गलत नजर आए, तो फिर हर मोड़ पे, हर जगह पे जब इनकी सीट चली गई, जब सीट पे थे तो बाजवा साहब अच्छे थे, जब सीट चली गई, जब इनकी अपनी गलतियों ने और अपनी गलतियों का खमियाजा इनको भुगतना पड़ा, तो उस वक्त जाके इन्होंने फिर कहा जी हम एस्टेब्लिशमेंट को हम ये कर देंगे, हम ये करेंगे, हम वो करें। यानी कि इनकी बातें जो है ना उस वक्त चली गई हैं। ये पहले नहीं बात की, पहले इन्होंने वो इनके मौसम थे, अब ये अपने मौसम को अपने ही मौसम को जो है उनके ऊपर तनकीद कर रहे हैं। मुझे एक ब्रेक पे जाना है, मैं ब्रेक से वापस आता हूं, तो फिर मैं मंजूर मलिक साहब से कुछ इकोनॉमी के हवाले से खुसूसी तौर पर जो है वो बात करता हूं कि ये जो IMF का मामला है, ये डील होता हुआ इनको नजर आ रहा है कि नहीं नजर आ रहा? जैसे उन्होंने हमें कुछ दिन का टाइम दिया, लेकिन उनकी बोर्ड मीटिंग मार्च के अंदर होनी है, तो उससे पहले अब कैसे ये 3 माह जो है वो हमने गुजारा करना है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर मंजूर मलिक साहब से पूछते हैं, हमारे साथ रहेगा जी। वेलकम बैक नाजरीन। मंजूर मलिक साहब, सर IMF के साथ डील मैच्योर होना ये बहुत बड़ी वक्त की जरूरत है, लेकिन अभी तक के जो हालात हैं वो आपके सामने हैं। सर, किस तरह से मामलात आगे बढ़ेंगे? और बोर्ड मीटिंग उनकी मार्च के अंदर होनी है और अभी हमारे पास पैसा कोई नहीं है, हमने 10 जनवरी को कुछ पेमेंट करनी है, हमारे पास $3 अरब सऊदी अरब का सॉफ्ट डिपॉजिट है, $2 अरब चीन का सॉफ्ट डिपॉजिट है, ओवरऑल हमारे पास पैसा $5.8 अरब रह गया है। तो ये हालात कितने गंभीर हैं और ये क्या होगा सर अगर IMF से डील नहीं होती तो? अरसलान, ये देखें, यही तो हम बात करते हैं कि हम माजी की गवर्नमेंटों से लेके प्रेजेंट गवर्नमेंट तक कभी हमने ये गौर ही नहीं किया कि इकोनॉमिक्स हमारा मसला है। हमने देखा कि हमें एड मिल जाती है, हमने देखा हमें लोन मिल जाते हैं, हमने माइंडसेट बनाया कि हमने कौन से पैसे वापस करने हैं। ये चीजें सारी हमें नुकसान में ले गई। फिर हमने अपने रॉ मटेरियल के लिए ना लेबोरेटरीज बनाई जहां इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए थी, ना हमने यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, ना ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बनाए, ना लोगों की कैपेसिटी बिल्डिंग की, ना लोगों को खाने कमाने के काबिल किया। जमीनें हमने बंजर करके अरबों रुपए की कर दी और जहाँ पे काश्त होती है वो बंदा भूखा मर रहा है। यानी ये अजीब सा हमने एक मैकेनिज्म। ठीक है, ये सर माजी के अंदर हुआ, अब नाउ मैं अब की बात कर रहा हूँ। अब हम IMF में गए हैं तो देखें, IMF से भी हमने जब भी एग्रीमेंट किए हमने इसको ब्रेकअप किया। हम क्यों उनको कहते हैं कि हम बिजली महंगी करके पैसे दे सकते हैं? हम उन्हें कहते हैं हम ऑयल से पैसा जनरेट करते हैं। हम उन्हें बताते हैं कि जब हम इंपोर्ट होगी तो हमारा पैसा जनरेट होगा। जब वो फिगर्स पूरी नहीं होती तो वो कहते हैं कहीं और से पूरी करें। हमें चाहिए कि हम प्रोजेक्ट लोनी के लिए बात करें, हम दुनिया के साथ अपने दरवाजे खोलें और किसी को सॉवरेन गारंटी ना दें। देखिए, हो ये रहा है, जिसको अरसलान समझने की बात है, बड़ी मामूली सी बात नहीं है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, पर बड़ी ब्रीक है। वो ये है कि मैंने एक कंपनी बनाई, आपने एक कंपनी बनाई। चाहिए तो ये ना कि हम दोनों कंपटीशन में काम करें, ऐसा नहीं होता। जिसको गवर्नमेंट लीवरेज दे देगी वो SRO ले जाएगा और जिसको लीवरेज नहीं देगी वो फंसा रहेगा। जिसको चाहेंगे डॉक्यूमेंट में फंसा लेंगे, एडवांस टैक्स में ले जाएंगे, विद होल्डिंग एजेंट के तौर पे फंसा देंगे, किसी को चाहेंगे रिलीफ दे देंगे। इसलिए हम कहते हैं कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए, वरना पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का कभी ये मतलब नहीं, वरना वो तो एक टेबल के ऊपर केक खाने वाली लोगों के डिसिप्लिन की बात होगी ना। सियासत को तो ये करना था कि लोगों की जो आम अमूमी राय है उसको बिल्डअप करना था, अमूमी राय को उन्होंने हाईएस्ट लेवल पे लेके जाना था और स्टेक होल्डर की बात को लेके आपने कानून बनाना था। जैसे कि आपने लोड शेडिंग का कहा या लोड मैनेजमेंट का कहा कि जी 8 बजे दुकानें बंद करें, स्टेक होल्डर को तो आप ऑन बोर्ड नहीं करते, तो फिर क्या होगा? अब IMF ये कहता है कि जो फिगर्स आप दें उन फिगर्स को फिर आप बाद में पूरा भी करें। अब सर, अब जो मौजूदा सिनेरियो है इसके अंदर अब आप क्या हालात बनते देख रहे हैं इकोनॉमी को लेकर के? इस वक्त में IMF के पास जाना ये मुल्क की इकोनॉमी के लिए कितना जरूरी है? सबसे ज्यादा जरूरी यही है, इसलिए कि हमारे माजी के फैसले गलत हैं। हमें इस वक्त IMF के पास जाने से ही रिलीफ मिलेगा और हम ठीक है,
क्या 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 टाइमलाइन क्या है सर? मार्च तक हम गुजारा कर सकते हैं? अगर मार्च से पहले कोई ब्रेक थ्रू नहीं होता, कोई फैसला नहीं हो पाता, तो फिर किस तरह से होगा ये मामला, कैसे आगे बढ़ेंगे? नहीं अरसलान, इसका ताल्लुक जो है वो पॉलिटिकल गवर्नमेंट के बदलने से या ना बदलने से नहीं है। इसका ताल्लुक ये है कि हमारी इकोनॉमी में कितनी जान है, और वो जान हमने दिखानी थी अपनी प्रोडक्शन के साथ। और अपनी देखें, पाकिस्तान ने एक जमाने में रॉ ह्यूमन को एक्सपोर्ट किया दुबई वगैरह में, और इधर तो आपने अपने फॉरेन रेमिटेंस उस पर रख ली। बाद में जो इंटेलेक्चुअल पढ़े लिखे लोग आपने ट्रांसपोर्ट किए हैं बाहर इंटरनेशनली, उनका पैसा तो पाकिस्तान उस तरह नहीं आया ना। तो मतलब ये है कि दुनिया में ये देखा गया कि आप ब्रेन को कितना अट्रैक्ट करते हैं। आपके मुल्क के जो रिसोर्स हैं, आपके पास गैस मौजूद है, आप उसको क्यों फॉरेनर को देना चाहते हैं? लोकल लोगों की कैपेसिटी बिल्डिंग में क्यों नहीं खर्च करते? आप लोकल इलाके के लोगों को क्यों नहीं देना चाहते? मैं एक सवाल आपसे भी छोड़ करना चाहता हूँ कि आप देखें कि मैंने एक जमीन खरीदी, उसके ऊपर बिल्डिंग बनाना मेरा राइट है, लेकिन अगर उस जमीन से तेल निकल आए तो वो रियासत का है। ये कैसे हो सकता है? यार कुछ सवालात के जवाबात हमें भी सोचने पड़ेंगे। सर ये ठीक हो गया, ये तमाम पॉलिसीज जो है वो उनको देखना और करने की जरूरत है। मुख्तसरन सर एक आखिरी मिनट है सर, फिर मुझे आगे बढ़ना है कि अब हम वे फॉरवर्ड क्या है, हमें इकोनॉमी को संभालने के लिए क्या करना होगा, फौरी तौर पे कौन से ऐसे मैयर्स लेने की जरूरत है? सर सबसे पहला आपको एफबीआर के अंदर रिफॉर्म लेके आने पड़ेंगे, ताकि लोग इंडस्ट्री में और इन्वेस्टमेंट करें और अपने इंटरनेशनल लिंकेजेस करें। सवाबदीदी इख्तियारात खत्म करने पड़ेंगे, और मुझे गवर्नमेंट ना बिजली दे ना तेलों के रेट तय करे, हुकूमत सिर्फ एसओपी दे और देखे, उसको मॉनिटर करे और सबके लिए बराबरी के हकूक के ऊपर करे। अच्छा सर, इसमें ये तो ठीक हो गया, ये तो ज़ाहिर है लॉन्ग टर्म पॉलिसीज है। मैं शॉर्ट टर्म में सर एक दिन की पॉलिसी है, फर्स्ट डे पॉलिसी है, उसी के ऊपर मेरा इन्वेस्टर आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। यानी फौरी तौर पे इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करने के लिए आप कह रहे हैं कि ये दो काम करने चाहिए? जी बिल्कुल, दो काम करने चाहिए, तो वो खुद आगे इन्वेस्ट करेगा। तो जो सर हमारे ऊपर अभी डिफॉल्ट का खतरा मंडला रहा है, उसका क्या करना है सर? उससे कैसे, उससे ये दो काम करेंगे तो निकल आएंगे हम? सर यूं ही आप अपने दरवाजे खोलेंगे, बहुत सारी आपकी देखें 22 से 24 करोड़ लोगों की आबादी है आपकी, इसके कुछ बहुत सारे यूजर्स हैं, लोग आएंगे उसमें खुद इन्वेस्टमेंट करेंगे और प्रॉफिट कमाएंगे। अच्छा, और हम ये सिर्फ तय करना हमने कि हमने किसी को स्पेशल डिस्काउंट नहीं देना, स्पेशल फेवर नहीं करना, सब कंपटीशन पे आए, सस्ती बिजली बनाए बेचें। तो ये बात इसहाक डार साहब को समझ क्यों नहीं आ रही सर? वो तो आए थे इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए, लेकिन हालात उनसे भी कंट्रोल नहीं हो पाए। सर इसलिए कि हमने बहुत सारे लोगों की जेबें भरनी है, जो पॉलिटिशियन के लिए हमें सियासत के लिए पैसा देते हैं, उनके मफादात हैं, सीधी सी बात है, और क्या है। अच्छा, हम समझते हैं कि पैसे के बगैर पाकिस्तान में सियासत हो ही नहीं सकती। ये ज़हन हमारा 50 साल से चलता आ रहा है कि पैसा फेंकोगे तमाशा देखोगे। ठीक हो गया। तारिक साहब, आप ने मंजूर मलिक साहब की गुफ्तगू भी सुनी। हालात वर्ष हैं पाकिस्तान में इस वक्त, पैसा कोई नहीं है। इसहाक डार साहब आए थे, इकोनॉमी को बेहतर करना था, नहीं कर सके। शहबाज शरीफ साहब शहबाज स्पीड के नाम से मशहूर थे, उनकी स्पीड को ब्रेकें लग गई हैं, वफाक के अंदर वो गए हैं तो डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं। वो कोई ऐसा फ्रंट नहीं है जिसके ऊपर आप लोगों ने कामयाबी समेटी हो जब से वफाक के अंदर आए हैं। पॉलिटिकली आप नाकाम, इमरान खान साहब को डील नहीं कर सके, इकोनॉमिकली आप नाकाम है, गवर्नेंस के एतबार से आप नाकाम है। तो ये नाकामियां ही समेटने के लिए इक़्तिदार में आए थे और इससे सफ़र कर रही है पाकिस्तान की आवाम। आपने ये तो कह दिया कि जी आपने ये हुकूमत संभाली है तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत क्या हुआ? हमने तो मुल्क की जो पॉलिसीज़ जो गलत हुई थी अभी तो उनको संवारने में हमारा टाइम लग रहा है ना। ये देखें, ये पिछली हुकूमत जो पीटीआई की थी, इन्होंने जो IMF के साथ एग्रीमेंट्स लिख के दिए हैं, जो मुआहदे किए हैं, वो तो आप पढ़ के देखें कि इन्होंने पाकिस्तान को कहाँ तक लेके गए थे। अब उन एग्रीमेंट्स के ऊपर हम जब काम करेंगे तो वो तो पाकिस्तान का और ज्यादा सत्यानाश हो जाएगा। आपका पब्लिक वाई नहीं करती सर? नहीं सर, मेरी बात सुने, ये क्यों नहीं करती? मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि जो एग्रीमेंट अक्टूबर के अंदर इलेक्शन हुआ है, आपने देखा नहीं है खान साहब सारी सीटों से? तो सर देखे ना, खान साहब पंजाब हुकूमत आपके हाथों से गई है। सर मैं आपको बताता हूं, देखा नहीं है, मेरी बात सुनिए, ये क्यों गई है मैं आपको बताता हूँ। अच्छा। न्यू जनरेशन जो है ना, जिस तरीके से इनको ये इन्होंने ज़हनी तौर पे माफ कर दिया है, जिस तरीके से इनके अंदर ज़हनों के अंदर जो बातें डाल दी हैं जी, वो झूठा है, वो चोर है, वो चोर है, बयानियां बेच रहे हैं ना, वो सच्चा है या झूठा बिक रहा है ना।
तो यही तो पाकिस्तान के 70% अंदर यूथ है, यही तो उसको आपकी सुने यही आप, तो सुने, आपकी और सुने, मेरी सर, ये सुने। गलती है ना। 70% यूथ है, उसको इत्मीनान दिला दिया ना इमरान खान ने, उनको ख्वाब दिखा दिए, चाहे वो सच्चे दिखाए या झूठे दिखाए। आपने तो नहीं दिखाए आप ना, तो आपने तो उनकी बेहतरी हम- के लिए कुछ नहीं किया। हम इस तरह के ख्वाब नहीं लैपटॉप- दिखाते। लैपटॉप हमने कहा कि स्कीम आपने मुतारिफ लैपटॉप करवाई लैपटॉप थी। इसलिए दिए थे कि लोग जो है ना वो न्यू जनरेशन जो है ना वो तरक्की करे, तालीम में आगे बढ़े, ये इसलिए लैपटॉप दिए थे। हमने ये नहीं कहा कि हमने झूठी बात कह दी कि यूथ जो है ना ये करेगा वो करेगा, और उनको सोशल मीडिया के अंदर काम करने के अलावा इन्होंने सिखाया क्या, या उनको डांस वांस दिखाने के अलावा सिखाया क्या, इनको इनके पास को मंशूर क्या यूथ के बारे में। ठीक हो गया, तो अगर यानी यूथ के ताल्लुक से कोई मंशूर है तो सामने लाए। सर वो ठीक है, यूथ के हवाले से मंशूर है या नहीं, लेकिन अल्टीमेटली तो आप लोग डिलीवर नहीं कर पाए, ये एक हकीकत है, इसको तस्लीम करें। यही तो मैं कह रहा हूं कि कर पाए आज का जो दौर है ना, उसमें जिस तरीके से हमने आके हुकूमत संभाली, हुकूमत में जो इन्होंने एग्रीमेंट किया उसके ऊपर तो पहले हमें काम कर ले, उसके अंदर से हम निकल नहीं रहे। इन्होंने चैन से हमें काम करने नहीं दिया, कभी इधर चले जाए, कभी धरना दे दे, कभी वो कर ले। इन्होंने काम नहीं करने दिया। सर आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे ज्वाइन किया। नाज़रीन आपने प्रोग्राम देखा, मुझे इजाजत दीजिए, आपसे नेक्स्ट वीक मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।